स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में बैलेंस ऑफ पेमेंट को देख लिया था। बैलेंस ऑफ पेमेंट को हमने समझ लिया था, उसके टर्म्स को समझ लिया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के पार्ट क्या होते हैं। एक करंट अकाउंट होता है, एक कैपिटल अकाउंट होता है। तो जो कोई कंट्री जैसे इंडिया है, उसके रेजिडेंट्स जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड शेष विश्व के साथ जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो उसमें से कुछ ट्रांजैक्शंस करंट अकाउंट में काउंट होते हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस कैपिटल अकाउंट का भाग होते हैं। तो वो सब हमने देख लिया था। करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट सरप्लस, करंट अकाउंट डेफिसिट को कैसे पूरा करते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट का इम्पैक्ट क्या होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट क्यों होती है। तो वो पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट हमने समझ लिया था। अब हम उसी चीज़ को हिंदी में थोड़ा सा देख लेते हैं और आपको मैं इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। तो इसमें ये आप एज इट इज एग्जाम में लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम तेजी से देखेंगे। एक्चुअली समझ तो हम सब कुछ चुके हैं, तो अब बस इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट को बोलते हैं भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन किसी भी देश के एक निश्चित अवधि में शेष विश्व के साथ मौद्रिक सौदों का लेखा होता है। कोई देश जैसे भारत है, शेष विश्व उसके साथ जो मौद्रिक सौदे हैं, आर्थिक लेन देन है, उनकी अकाउंटिंग होती है। तो उस अकाउंटिंग सिस्टम को भुगतान संतुलन बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी, ठीक है। यह विवरण सामान्यतः 1 वर्ष का होता है। भुगतान संतुलन व्यापार संतुलन की तुलना में अधिक व्यापक। व्यापार संतुलन होता है ट्रेड बैलेंस। ट्रेड बैलेंस में ओनली गुड्स आती है, ओनली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। गुड्स यानी कि टेंजिबल एसेट्स, जिनको छुआ जा सकता है, महसूस किया जा सकता है या मापा जा सकता है। तो व्यापार संतुलन में, ट्रेड बैलेंस में केवल और केवल गुड्स आती है, क्योंकि इसमें वस्तुओं, सेवाएं नहीं आती है इसमें, क्योंकि इसमें वस्तुओं के आयात निर्यात के साथ ही अदृश्य सेवाओं के व्यापार के लिए भी भुगतान किया जाता है। जैसे भुगतान संतुलन को ये कह रहा है कि ये अधिक कॉम्प्रिहेंसिव है, अधिक व्यापक है, क्योंकि इसमें वस्तु और अदृश्य मतलब विजिबल और इनविजिबल दोनों आते हैं भुगतान संतुलन में, ठीक है। और व्यापार संतुलन है ट्रेड बैलेंस। तो व्यापार संतुलन में केवल और केवल गुड्स आती है, केवल और केवल टेंजिबल एसेट्स आते हैं, जिनको छुआ जा सकता है, महसूस किया जा सकता है या मापा जा सकता है। तो भुगतान संतुलन व्यापार संतुलन की तुलना में अधिक व्यापक है, ठीक है। अब भुगतान संतुलन में जैसे जो ट्रेड बैलेंस होता है, व्यापार शेष, उसमें तो क्या होता है कि या तो सरप्लस होगा, अधिशेष होगा, या डेफिसिट होगी, घाटा होगा। सरप्लस को बोलते हैं अधिशेष, अधिशेष, और डेफिसिट को बोलते हैं घाटा। तो ट्रेड बैलेंस में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जब नेट करते हैं कि नेट एक्सपोर्ट हुआ या नेट इंपोर्ट हुआ, तो अगर नेट इंपोर्ट होता है तो हम उसे बोलते हैं ट्रेड बैलेंस डेफिसिट। अगर नेट एक्सपोर्ट होता है यानी कि एक्सपोर्ट हमारा इंपोर्ट से ज़्यादा है, तो उसको बोलते हैं अधिशेष, ट्रेड बैलेंस सरप्लस। इंडिया के केस में क्योंकि हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, क्योंकि हम एनर्जी रिक्वायरमेंट का 75% इंपोर्ट से पूरा करना पड़ता है हमको, और इंडिया अपनी ऑयल रिक्वायरमेंट का, एनर्जी रिक्वायरमेंट का 75% इंपोर्ट करते हैं। तो इसलिए इंडिया के केस में ट्रेड बैलेंस इन मोस्ट ऑफ द केसेस घाटे की स्थिति में होता है, ट्रेड बैलेंस डेफिसिट होती है। तो जैसे व्यापार खाते में घाटा होता है या अधिशेष होता है, वैसे इसमें नहीं होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में नहीं होता है। ये संतुलित अवस्था में होता है, क्योंकि ये बैलेंस शीट के सिद्धांत पर कार्य करता है। बैलेंस शीट के सिद्धांत पर कार्य करता है। बैलेंस शीट में भी यही होता है ना कि ऑल एसेट्स इक्वल टू ऑल लायबिलिटीज। तो वैसे इसमें भुगतान संतुलन में होता है कि क्रेडिट साइड का जोड़ डेबिट साइड के बराबर होता है। तो भुगतान संतुलन सदैव समानता की स्थिति में होते हैं कि जैसे करंट अकाउंट में अगर डेफिसिट है तो कैपिटल अकाउंट से उसको पूरा कर लिया जाता है। अगर करंट अकाउंट में सरप्लस है तो फ्यूचर के लिए उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया जाता है। तो ये भुगतान संतुलन का जो खाता होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, ये हमेशा संतुलन की स्थिति में रहता है। जैसे बैलेंस शीट होती है, किसी कंपनी की बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी साइड सेम होती है, उसी टाइप से ये भुगतान संतुलन की अकाउंटिंग होती है। इसमें भी क्रेडिट और डेबिट साइड सेम होती है, ठीक है। तो करंट अकाउंट का सरप्लस या अधिशेष, अगर सरप्लस या अधिशेष को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं फ्यूचर में यूज करने के लिए, और अगर करंट अकाउंट में डेफिसिट होती है तो उस घाटे को पूरा करने के लिए कैपिटल अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर लिया जाता है।
भुगतान संतुलन के 4 भाग होते हैं। एक चालू खाता जिसको करंट अकाउंट बोला था हमने वहां पे, पूंजी खाता जिसको कैपिटल अकाउंट बोला था, अशुद्धियां, और विदेशी विनिमय कोष में परिवर्तन। विदेशी विनिमय कोष है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में चेंज। ठीक है, आगे चलते हैं। चालू खाते में मैं आपको बताया था एक तो दृश्य खाता होता है, विजिबल मत, जिसमें वस्तुओं का आयात और निर्यात होता है। ट्रेड बैलेंस इसी से संबंधित है, क्योंकि ट्रेड बैलेंस में हम इनविजिबल को काउंट नहीं करते हैं। ट्रेड बैलेंस ओनली विजिबल, ओनली टेंजिबल। ठीक है, तो ये धनात्मक हो सकता है यानी कि सरप्लस हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है यानी कि प्रतिकूल हो सकता है, डेफिसिट हो सकती है इसमें। अदृश्य खाता होता है जो इनविजिबल गुड्स का, इंटेंजिबल गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इसमें डिफरेंस एक तरीके से और आप देख सकते हैं इसमें विजिबल और इनविजिबल में। विजिबल गुड्स को हम पोर्ट पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो पोर्ट होता है सी पोर्ट, उस पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कोई भी गुड्स हम इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे तो पोर्ट के माध्यम से करेंगे ना, तो पोर्ट पर काउंट कर सकते हैं। और जो होती है सर्विसेज, सर्विसेज को पोर्ट के थ्रू इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो वैसी वस्तु होती है, इंटेंजिबल वस्तु होती है, वो तो ऑनलाइन भी ट्रांसफर हो जाती है। तो इनविजिबल खाते को हम पोर्ट पर रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, पोर्ट पर रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, क्योंकि इनविजिबल्स तो ऑनलाइन भी काम करती है। जैसे आईटी सर्विसेज है, इनको किसी पोर्ट के थ्रू थोड़ा ही ना एक्सपोर्ट करना पड़ता है, ये तो ऑनलाइन भी एक्सपोर्ट हो जाती है। अब अदृश्य खाते में 3 टाइप की मदें होती है। एक तो सर्विसेज हो गई, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। सेकंड होती है आय, इनकम। कोई इंडियन रेजिडेंट किसी फॉरेन कंट्री में जॉब कर रहा है तो वो जो रिमिटेंस भेजता है, इंडिया रिमिटेंस प्राप्त करने में नंबर 1 पर है पूरे वर्ल्ड में। या ये होता है कोई उपहार है, गिफ्ट है, रिमिटेंस है, अनुदान है, डोनेशन है, या कोई और वन साइड ट्रांसफर जिसके लिए कोई भुगतान नहीं करना होता है, ये फ्री में प्राप्त होता है, मतलब वन साइडेड होता है ये। ठीक है, तो दृश्य खाता और अदृश्य खाते को एक साथ मिलाकर क्या बन जाता है, चालू खाता बन जाता है, करंट अकाउंट बन जाता है। अब आगे चलते हैं पूंजी खाता। पूंजी खाते में गोल्ड की सेल एंड परचेज, पूंजीगत हस्तांतरण। पूंजीगत हस्तांतरण का मतलब हुआ जिससे एसेट और लायबिलिटी पर इंपैक्ट पड़ता है। यह है संपत्तियों के अधिग्रहण, एसेट्स की परचेज। ठीक है, के लिए फंड ट्रांसफर, भुगतान ऋण, ऋण भी इसी में आएगा, इन्वेस्टमेंट भी इसी में आएगा, जिससे कोई एसेट और लायबिलिटी, एसेट और लायबिलिटी। ऋण एसेट हुआ आस्ती, आस्तियां बोलते हैं इसको, आस्तियां, और लायबिलिटी को बोलते हैं देयता। तो वो सब पूंजी खाते में आते हैं, जिससे आस्तियां डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, ऐसे देयता इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, तो वो सब पूंजीगत खाते का पार्ट होता है। जैसे कोई कंपनी किसी फॉरेन कंपनी को लोन देती है, या अपना उसने पहले पास्ट में कोई लोन लिया है उसका रिपेमेंट करती है, तो वो कैपिटल अकाउंट का पार्ट होती है। ऐसे ही किसी एसेट को परचेज करती है, या कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करती है, कोई नई फैक्ट्री खोल लेती है, जिससे एसेट क्रिएट होता है, जिससे एसेट क्रिएट होता है, आस्तियों का सर्जन होता है, या देयता में कमी आती है या देयता में वृद्धि होती है। ठीक है, समझ गए ना आप। ऐसे सभी ट्रांजैक्शंस जिनसे आस्तियों में वृद्धि या कमी, या देयता, देयता होती है लायबिलिटी, इसमें वृद्धि या कमी, मतलब लोन का लेना या देना, किसी एसेट को परचेज करना या सेल कर देना। तो इस टाइप के जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं वो पूंजीगत खाते में काउंट होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपने एक वर्ड सुना होगा कभी कभी, बीओपी क्राइसिस, बीओपी संकट। तो ये बीओपी क्राइसिस वही क्राइसिस है जैसे करंट अकाउंट में डेफिसिट हो गई और हमें अपनी ऑयल रिक्वायरमेंट का हम 75% इंपोर्ट करते हैं, तो हमारे पास फॉरेन कैपिटल है नहीं इंपोर्ट करने के लिए। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का बेस ही एनर्जी है, तो एनर्जी को हम इंपोर्ट कैसे करें, क्योंकि हमारे पास फॉरेन करेंसी नहीं है। तो इस टाइप के संकट को बोला जाता है बीओपी संकट। इसकी परिभाषा देख लो आप, मुद्रा संकट भी बोलते हैं, कि हमारे पास फॉरेन करेंसी नहीं है,
अपनी ज़रूरत के सामान आयात करने के लिए। जैसे तेल हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है, हम अपनी तेल रिक्वायरमेंट का 75 से 80% आयात करते हैं और आयात के लिए हमारे पास फॉरेन कैपिटल है नहीं, तो उस केस को बोलते हैं भुगतान संतुलन का संकट। उस स्थिति को बोलते हैं भुगतान संतुलन का संकट। यह तब होता है जब कोई राष्ट्र अपने बाह्य ऋण भुगतान के लिए आवश्यक आयात या सेवा के लिए भुगतान करने में असमर्थ होता है। ये देख लो, कोई जरूरी आयात है या सेवा है, इसका पेमेंट करने के लिए हमारे पास करेंसी नहीं है, ठीक है, या हमें कोई अपना ऋण चुकाना है। मान लिया हमने फॉरेन करेंसी में कोई लोन लिया था, तो उसका रिपेमेंट भी फॉरेन करेंसी में होगा, तो फॉरेन करेंसी हमारे पास है नहीं, असमर्थ हो गए हम, तो इस टाइप के संकट को बोला जाता है भुगतान संतुलन का संकट, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, बीओपी क्राइसिस। ठीक है, 1991 में इंडिया में आया था ऐसा संकट, भुगतान संतुलन का संकट, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इंडिया में आया था। उस टाइम पे ये हो गया था कि हमारे पास केवल और केवल 3 सप्ताह का आयात करने के लिए फॉरेन करेंसी थी। अगर हम 3 सप्ताह और आयात कर लेते और हमारी फॉरेन करेंसी खत्म हो जाती तो हम वो तेल का भी इंपोर्ट ना कर पाते और हमारी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ठप हो जाती। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ठप होने से इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाती, उससे अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन पैदा हो जाती, गरीबी बढ़ जाती, बेरोजगारी बढ़ जाती। ठीक है, तो तब 1991 में हमारे प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह जी। उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए थे, एलपीजी नीति को लाए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की नीति को लाए थे, और उन्होंने कुछ ऐसे आर्थिक सुधार किए थे जिससे फॉरेन कैपिटल का इनफ्लो इंडिया में बढ़ गया था। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए थे जिससे फॉरेन कैपिटल का इनफ्लो इंडिया में बढ़ गया था, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ गए थे। तो इस संकट का सामना करने के लिए, पर उस टाइम पे हमें अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष से भी मदद लेनी पड़ी थी, तो आईएमएफ ने इंडिया की मदद की थी 1991 के बीओपी क्राइसिस के टाइम पर। इसके ऊपर हम ये जो 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे, इस पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, तो उसमें हम बैकग्राउंड में बीओपी संकट को डिस्कस करेंगे। पहले इकोनॉमिक क्राइसिस थे, बीओपी क्राइसिस बोला जाता है इनको, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। इसका हम पहले बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे कि बीओपी क्राइसिस क्यों आए थे, तो ये पॉलिसी लाई गई थी, एलपीजी पॉलिसी, और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी बोलते हैं इसको, एलपीजी पॉलिसी भी बोलते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। 1991 के आर्थिक सुधार भी बोला जाता है, एलपीजी नीति भी बोला जाता है, और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी बोला जाता है, नई आर्थिक नीति। तो वो नई आर्थिक नीति क्यों लाई गई थी, बीओपी संकट क्यों आया था, और नई आर्थिक नीति में क्या प्रावधान किए गए थे, तो उस सब पर हम एक नया वीडियो लाएंगे। अभी हम आगे देखते हैं। जो आईएमएफ एक संस्था है, आईएमएफ एक संस्था है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये 1944 में एस्टेब्लिश हुई थी वर्ल्ड बैंक के साथ। 1944 में ब्रेटन वुड्स संस्था बोला जाता है इसको भी। 1944 में ब्रेटन वुड्स, अमेरिका के ब्रेटन वुड्स में एक सम्मेलन हुआ था, तो उससे विश्व बैंक और आईएमएफ का जन्म हुआ था। तो आईएमएफ का मेन काम यही है कि अगर भुगतान असंतुलन पैदा होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस पैदा होता है, तो आईएमएफ अपने मेंबर्स की मदद करता है। इंडिया भी आईएमएफ का संस्थापक सदस्य है। तो जब 1991 में इंडिया में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया, भुगतान संतुलन का संकट पैदा हुआ, तो इंडिया गया आईएमएफ के पास। आईएमएफ ने इंडिया की मदद की थी। ये मदद कैसे करता है, तो ये जो मदद करता है उसको सुविधा बोला जाता है, ट्रांश बोला जाता है। तो ये दो प्रकार की होती है। एक रिजर्व ट्रांश होता है कि जो हमारा वहाँ पर कोटा है, आईएमएफ में कोटा होता है हर एक देश का, तो उसके 100% कोटे के बराबर जो मदद की जाती है उसको बोलते हैं रिजर्व ट्रांश। एक होता है क्रेडिट ट्रांश कि संबंधित देश के कोटे के 100% से 200%, अगर इससे ऊपर भी हम कुछ ले रहे हैं तो वो हमें वैसे तो वापस करना होता है फ्यूचर में, तो उसको बोलते हैं क्रेडिट ट्रांश। अब आगे चलते हैं। अब एक टर्म और सिलेबस में है मुद्रा का अवमूल्यन। मुद्रा का अवमूल्यन, अवमूल्यन का मतलब हुआ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन।
इसका मतलब है कि देश की मुद्रा के मूल्य को विदेशी मुद्राओं के संदर्भ में घटाना मुद्रा अवमूल्यन कहलाता है तथा देश की मुद्रा को विदेशी मुद्राओं के संदर्भ में बढ़ाना अधिमूल्यन कहलाता है। जैसे आजकल आप डेली पढ़ते होंगे कि जो हमारा रुपया है वो कमज़ोर हो रहा है, वीक हो रहा है डॉलर के कंपैरिजन में, और डॉलर मजबूत होता जा रहा है। तो ये रुपये का डेप्रिसिएशन है जो अभी हो रहा है। पहले एक रुपये में आपने सुना होगा 2008-9 के आसपास, मुझे याद है कि $1 में 38 रुपीज़ होते थे। आज की डेट में 82-83 के आसपास है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मैं 3-4 दिन से न्यूज़पेपर नहीं देखा है, तो 82-83 के आसपास होगा। तो 2008-9 में जहां $1 की वैल्यू 38 रुपीज़ के बराबर होती थी, आज $1 की वैल्यू 80 रुपीज़ समझ लो आप, 80 रुपीज़ के आसपास है, मतलब कि डबल से भी ज़्यादा है। तो इसको बोलते हैं कि रुपया कमज़ोर हो रहा है। तो जहां 38 रुपीज़ $1 के बराबर होते थे, वहां आज 80 रुपीज़ में $1 को परचेज कर पा रहे हैं हम। तो डॉलर की वैल्यू का अवमूल्यन हो रहा है, डेप्रिसिएशन हो रहा है रुपये की वैल्यू का, और डॉलर का एप्रिसिएशन हो रहा है। तो डॉलर की वैल्यू एप्रिसिएट हो रही है और रुपये की वैल्यू डेप्रिसिएट हो रही है, मतलब अवमूल्यन हो रहा है। अब ये तो हो रहा है नेचुरल रीजन से जो अभी हो रहा है। जैसे एक देश है चीन, उसका नाम आपने सुना होगा, वो जानबूझकर अपनी मुद्रा का डिवैल्यूएशन करता रहता है, जानबूझकर डिवैल्यूएशन, ठीक है। तो उसका डिवैल्यूएशन करने से फायदा क्या होता है उसको? तो उसको फायदा ये होता है कि अवमूल्यन के परिणाम स्वरूप अवमूल्यन करने वाले देश की मुद्रा अन्य देशों की तुलना में सस्ती हो जाती है। जैसे डिवैल्यूएशन किया तो उनकी मुद्रा हो गई सस्ती। मुद्रा सस्ती होने से परिणाम स्वरूप विदेशों से होने वाला आयात महंगा हो जाता है, ठीक है। आयात महंगा हो जाएगा, जैसे अभी रुपये कमजोर हो रहा है, तो रुपये के कमजोर होने से हमें आयात महंगा हो रहा है और निर्यात सस्ता हो रहा है, निर्यात सस्ता हो रहा है। तो इससे निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है, निर्यात को प्रमोशन होता है निर्यात का, और आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा मिलता है। जैसे किसी देश को अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना है और इंपोर्ट कम करना है, तो कभी कभी कोई देश जानबूझकर, जैसे चीन अक्सर करता रहता है, तो अपनी करेंसी को डिवैल्यूएशन कर देते हैं उसका। तो डिवैल्यूएशन करने से, जैसे आप एक तरीके से समझो, ये मानो कि जैसे रुपये के टर्म्स में ही हम समझ लेते हैं, जैसे 2008-9 में 40 रुपये का $1 होता था, $1 में 40 रुपये होते थे। तो अगर हम तब तेल का आयात करते थे, तो हमें $1 में, सपोज मान लिया 1 लीटर तेल आ रहा है, तो हमें 40 रुपये में एक लीटर तेल मिल जाता था। 40 रुपये को हमने एक्सचेंज किया, $1 खरीद लिया, $1 से हमने 1 लीटर पेट्रोल खरीद लिया। अगर मान लिया $1 कीमत मान लिया हमने 1 लीटर पेट्रोल की। अब आज की डेट में 80 रुपये का $1 होता है, $1 में 80 रुपीज़ होते हैं। तो आज की डेट में वो 1 लीटर पेट्रोल खरीदने के लिए हमें 80 रुपीज़ एक्सपेंड करने पड़ेंगे, 80 रुपीज़ एक्सपेंडिचर होगा। क्वांटिटी कितनी मिलेगी? सेम। तो जो 1 लीटर पेट्रोल 2008 में 40 रुपीज़ में आ जा रहा था, वो आज इंपोर्ट हो रहा है 80 रुपीज़ में, सेम क्वांटिटी। तो इससे क्या हुआ कि आयात महंगा हो गया, आयात महंगा हो जाएगा, ठीक है, निर्यात सस्ता हो जाएगा। तो अगर किसी देश को अपने एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए और आयात को हतोत्साहित करने के लिए, यानी कि इंपोर्ट को कम करने के लिए ऐसा किया जाता है, ये डिवैल्यूएशन किया जाता है करेंसी का, ठीक है। ये देखो, विभिन्न देशों के द्वारा जानबूझकर मुद्रा अवमूल्यन तथा अधिमूल्यन की क्रियाओं के द्वारा भुगतान संतुलन को संतुलित किया जाता है। अब अगला और रुपये की परिवर्तनीयता, इसको बोलते हैं कन्वर्टिबिलिटी, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी। इसका मतलब होता है, जैसे करंट अकाउंट था और कैपिटल अकाउंट था, तो करंट अकाउंट में जो ट्रांजैक्शंस है, जो ट्रांजैक्शंस करंट अकाउंट का पार्ट है, वो ट्रांजैक्शन करने के लिए अगर हम इंडियन रुपी को किसी भी फॉरेन करेंसी के बदले फ्रीली एक्सचेंज कर सकते हैं, फॉरेन करेंसी फ्रीली एक्सचेंज कर सकते हैं जब चाहे जितनी क्वांटिटी में।
तो हम बोलते हैं कि रुपी कन्वर्टेबल है, कि रुपी परिवर्तनीय है किसी भी करेंसी में, ये बोला जाता है। ठीक है, तो आज की डेट में इंडिया में क्या स्थिति है वो देख लो आप। चालू खाते पर रुपए की परिवर्तनीयता 93-94 से व्यापार खाते पर रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता की घोषणा की गई थी। व्यापार खाते पर, व्यापार खाते का मतलब है ओनली गुड्स, कि गुड्स के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता 93-94 से लागू है। ठीक है, अगर हमें गुड्स का इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है तो हम किसी भी क्वांटिटी में, कितनी भी क्वांटिटी में इंडियन करेंसी को फॉरेन एक्सचेंज से एक्सचेंज कर सकते हैं, फॉरेन करेंसी से एक्सचेंज कर सकते हैं। ऐसा 93-94 में लागू कर दिया गया था। उसके बाद 94-95 में चालू खाते पर रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता, चालू खाते में गुड्स भी आ जाता है और सर्विसेज भी आ जाता है और रेमिटेंस भी आ जाता है। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट इनकम भी आ जाती है, इन्वेस्टमेंट इनकम भी आ जाती है, डबल आई है इन्वेस्टमेंट इनकम। तो 94-95 में चालू खाते के सभी ट्रांजैक्शंस के लिए रुपये को पूर्णतः परिवर्तनीय कर दिया गया था, कि चालू खाते में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनके लिए अगर हमें फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है तो हम रुपये को किसी भी क्वांटिटी में किसी भी समय एक्सचेंज कर सकते हैं। तो उस पर जो भी बाउंडेशंस होती थी वो सभी बाउंडेशंस हटा दी गई थी। तो आज की डेट में चालू खाते पर रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय है। ठीक है, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी फॉर द ट्रांजैक्शंस इन कैपिटल अकाउंट वो फुली कन्वर्टेबल है। जैसे चालू खाते के ट्रांजैक्शंस के लिए क्या है, फुली कन्वर्टेबल, मतलब किसी भी समय कितनी भी क्वांटिटी हम एक्सचेंज कर सकते हैं, फुली कन्वर्टेबल। अब कैपिटल अकाउंट, चूंकि भारत में अभी पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता उपलब्ध नहीं है इसलिए भारत में रुपये की आंशिक परिवर्तनीयता है। कैपिटल अकाउंट में अभी पूर्णतः परिवर्तनीय नहीं है, इस पे बाउंडेशंस लगाई जाती है कि जैसे इन्वेस्टमेंट करना है किसी कंपनी को तो उसमें एक बाउंडेशन रहती है कि आप उतनी, मैं हर सेक्टर में एक लिमिट लगा देते हैं कि आप इतने तक ही एक्सचेंज कर सकते हैं, कि सपोज $5000 लगा दी लिमिट किसी पर्टिकुलर सेक्टर में, तो आप $5000 का ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। कैपिटल अकाउंट में जो ट्रांजैक्शंस आते हैं जिसमें लोन और इन्वेस्टमेंट, लोन और इन्वेस्टमेंट किसके लिए, एसेट और लायबिलिटी पे जिसका इम्पैक्ट पड़ता है, तो इस टाइप के ट्रांजैक्शंस के लिए रुपी फुली कन्वर्टेबल नहीं है, उसके ऊपर बाउंडेशंस लागू है। तो पूंजी खाते पर रुपया फुली कन्वर्टेबल नहीं है। अब करंट अकाउंट में फुली कन्वर्टेबल है करंट अकाउंट के ट्रांजैक्शंस के लिए, पूंजीगत खाते के कैपिटल अकाउंट के ट्रांजैक्शंस के लिए फुली कन्वर्टेबल नहीं है, इसलिए पार्शियली कन्वर्टेबल बोला जाता है। भारत में रुपये की आंशिक परिवर्तनीयता पाई जाती है, क्योंकि आंशिक का मतलब हुआ पार्शियली कन्वर्टेबल। पार्शियली कन्वर्टेबल क्यों बोला, कि करंट अकाउंट के ट्रांजैक्शंस के लिए तो फुली कन्वर्टेबल है, करंट अकाउंट में फुली कन्वर्टेबल, और कैपिटल अकाउंट में फुली कन्वर्टेबल नहीं है, फुली कन्वर्टेबल नहीं है। बाउंडेशंस है इसके ऊपर, क्योंकि अगर हम ये बाउंडेशंस आरोपित नहीं करेंगे तो हो सकता है कि फॉरेन एक्सचेंज की कमी हो जाए, और फॉरेन एक्सचेंज की कमी का मतलब होगा कि हम ऑयल इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, अपनी ज़रूरत का सामान आयात नहीं कर पाएंगे, इस टाइप की स्थिति भारत में पैदा हो जाएगी। हम इसको भी पूर्णतः परिवर्तनीय कर सकते थे अगर हमारी इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी ना होती, इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी ना होती। हो सकता है फ्यूचर में हमारी इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी हो कि हम पूंजीगत खाते में भी इसको फुली कन्वर्टेबल कर दें, पर ऐसा कब होगा, हमें इसके लिए अपने एक्सपोर्ट बढ़ाने पड़ेंगे, इंपोर्ट घटाने पड़ेंगे, और इंपोर्ट्स का सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा, मतलब अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, ताकि हमें कम से कम इंपोर्ट करना पड़े, कम से कम फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट रहे, तो तब हम इसको फ्यूचर में कर सकते हैं। इसलिए हम एनर्जी के नए नए साधन जैसे सौर एनर्जी, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा,
इन सबको एक्सप्लोर करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं। ठीक है। एक एसएस तारापुर कमेटी थी, ये बेहद इंपॉर्टेंट कमेटी थी। ये पूंजी खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता के लिए बनाई गई थी।